फाइनली मैं मुंबई पहुंच गया। जैसे ही एंट्री की मैं देखा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ की बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि अगर 2 फ्लोर और बढ़ा दिए होते ना तो सीधा चांद को टच कर लिए होते हैं। इन लोग को आईपीएल की टिकट खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग डेयरिस पे जाके अपना S24 मैक्स निकाल के डायरेक्ट मैच देख लेते होंगे। और बस यही से स्टार्ट हो रही है मेरी मुंबई वाली स्टोरी। चल 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 अब जो कोई मुंबई पहली बार आता है वो अलग अलग चीजों को देख के चौंक जाता है, जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सुपरस्टार। और इधर मैं अपना लगेज लेके निकल रहा हूँ। और यार एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। तो जहाँ पे मैं स्टे करने वाला था, जब उनसे मेरी फोन से बात हुई कि मैं आ रहा हूँ कुछ 7:30-8 बजे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आ सकते, आपकी चेक इन 12:30 से बाद में ही होगी। और अब टाइम हो रहा था करीब सुबह के 7:30। तो क्यों ना इस आपदा को अवसर बनाया जाए। तो अब मेरे पास है करीब 4 घंटे जिसमें मैं कुछ घूम सकता हूँ। फिर थोड़ा आगे जाके मैंने टैक्सी ले ली CSMT जाने के लिए। और जैसे ही मैं बैठ के चिल करने ही वाला था, मेरी नजर पड़ती है मीटर पे। बैठा ही था कि 300 पार हो गया। ये मीटर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है भाई? भैया मेरे को यहीं पे उतार दो भैया, मैं पैदल चला जाऊंगा भैया। यहाँ पे गाड़ी नहीं रुक सकते अपन, ये पुलिया है भाई। एक बार पुलिया खत्म हो तो उसके बाद में जाओ उधर ना उधर जाओ तुम लोग। जल्दी उतारो भैया, नहीं तो CSMT जाने तक मुझे अपनी केक नहीं बेच देनी पड़ेगी। बंदा 300 रुपए ले रहा था। 300 रुपए में पता है क्या कुछ आ जाता है, क्या आ जाता है, क्या आ जाती है। हाँ, 300 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के वापस चुनाभट्टी जा सकता हूँ। नहीं भाई साहब, अभी वापस जाने का 350 रुपए लगेगा। कितना महंगा है मुंबई। भाई साहब अब लोकल से चले आओ ना, 20 रुपए में हो जाएगा। ये चीज ये बंदा मुझे रोने से पहले भी तो बता सकता था। जैसे मैं स्टेशन पे पहुंचता हूँ, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब उसको एक्सीलेटर बोलते हैं। एलिवेटर मतलब आपको मैं भरोसा नहीं हो रहा। मैंने तुरंत फोटो खींच के मम्मी को भेजी, मम्मी एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब एक्सीलेटर होता है। ठीक है भाई, सेम ही तो है दोनों। और फिर मैं वहां से लोकल पकड़ के CSMT निकल गया। और जैसे ही मैं बाहर आया, ओ भाई साहब इतना बड़ा स्टेशन, 18 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। इतने मेरे पूरे जिले में मिला के नहीं है। बहुत खर्चा किया है मुंबई गवर्नमेंट ने इस पे। ओ भाई साहब, इसको 1887 में अंग्रेजों ने बनाया था। क्या ये 150 साल पुरानी बिल्डिंग है? मैं नहीं मानता, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मतलब साफ है, अभी अभी बन रही है ये बिल्डिंग। फिर मैं थोड़ा सा फोटो खींच के वापस कुर्ला चले जाता हूँ, क्योंकि वहीं पे तो शाम में कॉन्सर्ट है। रूम तक पहुंचने तक मैं पसीने से लथपथ हो चुका था। भूख भी नहीं थी, फिर भी इतना पसीना। तब समझ में आया मुंबई की असली विलन भूख नहीं, विलन ह्यूमिडिटी है। थोड़ा फ्रेश होने के बाद अब वो टाइम आ चुका था जिसके लिए मैं मुंबई आया था, नालायक बैंड का कॉन्सर्ट देखने, जो कि था नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में। फिर मैं रैपिडो से निकल गया और रास्ते में देखता हूँ धीरू भाई अंबानी स्कूल, मतलब कि अमीरों वाला स्कूल। यहाँ के बच्चे के पेरेंट्स को ग्रेड से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इनके पापा के पास इतना पैसा होता है कि अगर नंबर कम आए तो ये एक दूसरी स्कूल खड़ी कर सकते हैं।
फिर मैं वेन्यू के अंदर पहुंचा और अब सिक्योरिटी, मतलब पहले मेरा बैग चेक किया, फिर इन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक किया, फिर मेरे परदादा जी का बैकग्राउंड चेक किया, और इतना काफी नहीं था कि मेरे फोन की लास्ट 100 साल की हिस्ट्री चेक कर डाली, और इतना काफी नहीं था तो डीएनए सैंपल भी ले लिया, तब जाके एंट्री मिली। अंदर जाने के बाद मैं आधा घंटा घूमता रहा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, मतलब इवेंट मिल ही नहीं रहा था। फाइनली मैंने एक मैम से पूछ लिया, मैम ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है? और फिर मैम ने जो इंग्लिश स्टार्ट करी, This is on the second floor. You should kindly take the lift. right. And as you go up, around 60 meters above, you will find your venue on the right side. And do you need anything else? इतनी इंग्लिश पूरी लाइफ में नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है, और मैं पूरे कॉन्फिडेंस में या शॉर्ट मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या बोला। जैसे तैसे मैं हॉल तक पहुंच गया और फाइनली मजा ही आ गया यार। साहिल भाई इतने एनर्जी से गाना गा रहे थे कि पूरा क्राउड झूम रहा था। साहिल भाई स्टेज पे इतनी बार कूद रहे थे, हम लोग को लग रहा था कि ये बंदा स्टेज तोड़ के ही मानेगा। अंबानी जी को खुद आना पड़ा। साहिल जी ये बहुत खून पसीने से बना है, थोड़ा आराम से कीजिए। और मैं भी इधर इतने जोर जोर से गा रहा था कि दूसरे दिन मेरा गला ही बैठ गया। अगली सुबह उठ के निकल गया मैं ताजमहल और इंडिया गेट देखने के लिए। भाई ताजमहल तो आगरा में है ना, और इंडिया गेट भी तो दिल्ली में है। क्या? खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस फोटो खींच के स्टेटस पे डालना है, #सोलो ट्रैवलर। स्कूटी रेंट करके मैं गेटवे ऑफ इंडिया निकल गया, और भाई वाकई में बहुत खूबसूरत नजारा था। एक तरफ हिस्ट्री, एक तरफ लग्जरी, और बीच में मैं। क्या नजारा है यार। और यहाँ का खूबसूरत नजारा देखने के बाद मैं चला गया वड़ा पाव, क्योंकि मुंबई में लोग पाव के साथ कुछ भी डाल के खा लेते हैं। मतलब वड़ा पाव, समोसा पाव, भजिया पाव, मतलब कल कोई बोलेगा कि आइसक्रीम पाव भी मिलता है। एक बार ट्राई तो कर, फिर पता चलेगा ना। मैं बोला चल ट्राई करते हैं, और जैसे ही एक बाइट ली, क्या चीज है यार ये, मजा ही आ गया। इतना मजा कुल मुझे कॉन्सर्ट में आया था। मुंबई के लोग का वड़ा पाव के साथ ऐसा रिश्ता है ना, इनको जिंदा रहने के लिए खाने पीने की जरूरत नहीं। सुबह का नाश्ता वड़ा पाव, दोपहर का नाश्ता वड़ा पाव, रात का डिनर वड़ा पाव, और बीच में ब्रेक भी वड़ा पाव। और अगर बीच में कुछ स्नैक्स खाना है तो वो भी वड़ा पाव। कोई वाले के खून में खून कम और लहसुन की चटनी ज्यादा दौड़ती है। डॉक्टर भी जब नस चेक करता है, दिल तो ठीक है, बस थोड़ा टीका खमकाया करो, अंदर की नसों में वड़ा पाव आतंक कर रहा है। कल को अगर दुनिया खत्म भी हो रही है तो मुंबई वाले बोलेगी 10 मिनट और बाकी है, एक वड़ा पाव हो जाए। मैं भी एक वड़ा पाव पार्सल लेके मरीन ड्राइव निकल गया। साइड में समुद्र और एक साइड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और मैं बीच में बैठ के वड़ा पाव की एक बाइट लेने ही वाला था कि समुद्र में एक तेज लहर आई जो कि मेरे कपड़े पे लग गई। लेकिन इस हादसे में मेरा वड़ा पाव नहीं बच पाया। मैंने कितनी मुश्किल से एक्स्ट्रा सूखी चटनी मांगी थी, पूरी गिल्ली हो गई, और इस हादसे के बाद मैं अंदर से टूट चुका था। लेकिन अब मुझे जाना था जू भी। मैं रास्ते से जा ही रहा था, सामने दिखता है एंटीलिया। भाई इसको देखने के बाद अच्छे अच्छे लोग फिलोसोफर बन जाते हैं। सोचा अंबानी जी इतने बड़े घर का करते क्या होंगे। मतलब सोचो, मुकेश भाई को रात को प्यास लग गई, पानी पीने के लिए किचन तक और वापस आने तक सुबह की चाय का टाइम हो गया। नीता भाभी को अगर मुकेश भाई को ढूंढना हो तो आवाज नहीं लगाती होगी, सीधा जियो मैप पे खोजती होगी। अरे मुकेश तुम कहाँ हो? ओह 18th फ्लोर के पार्किंग जोन में घूम रहे हो। हम लोग अपने 1 BHK में चिल्लाते, आई माझा सॉक्स ना दिसता है। और यहाँ एक सॉक्स 5th फ्लोर पे और दूसरा सॉक्स 22वें फ्लोर पे रह गया तो भाई एक सॉस के लिए इनको तो पूरा ट्रैकिंग टीम बुलाना पड़ेगा। आम आदमी घर के अंदर चल के जाता है, मान लीजिए कि घर के अंदर शायद लोकल ट्रेन चलती है, क्लास स्टेशन, मास्टर बेडरूम। अगर मुकेश भाई का उनके भाई से झगड़ा हो जाए तो घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, 4 फ्लोर शिफ्ट हो जाओ। दोनों को एक दूसरे की शक्लें देखने में 3 साल लग जाएंगे। सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि रात हो गई। और ये दुनिया का 8वां अजूबा देख के मैं सीधा निकल गया जू बीच। जू बीच पे जाके मैंने देखा लोग रात के अंधेरे में समुद्र में जा रहे हैं। तो भाई रात में समुद्र में कौन जाता है? भूत प्रेत भी इस टाइम पे रेस्ट लेते हैं। फिर समझ में आया ये भूत नहीं मुंबई कर है। इतनी गर्मी, इतना पसीना कि लोग रात को भी समुद्र में डुबकी मार रहे हैं। खड़े खड़े मुझे पता चला साइंस का वो सबसे बड़ा सर बचपन से पढ़ाते हैं, समुद्र का पानी सॉल्टी क्यों है। भाई वो तो नेचुरल फिनोमिना है ना। नहीं भाई वो मुंबई वालों का पसीना है। लेकिन सच बोलूं तो मुंबई में बस जू बीच ही एक ऐसी जगह थी जहाँ लोग एक्चुअली रिलैक्स कर रहे थे, वरना इस शहर का तो ऐसा हाल है, पता नहीं सबको किस बात की जल्दी है। सब लोग ऐसे भाग रहे होते हैं कि जैसे उनकी लास्ट लोकल छूटने वाली हो। ना फुटपाथ पे 2 सेकंड के लिए भी रुक जाओ
तो पीछे से 4 लोग धक्का मार के आगे निकल जाएंगे। जैसे नासा का रॉकेट ही लॉन्च करने जाना है इनको। लोग बोलते हैं मुंबई कभी सोती नहीं है, भाई कैसे सोएगी? जैसे मुंबई सोने जाती है, बाहर से कोई ना कोई भूतिया हॉर्न बजा देता है। वो बीच की शोर शराबे में मेरी आंख लगी ही थी कि सुबह सुबह पापा का फोन आ गया। मैंने सोचा सुबह सुबह आशीर्वाद मिलेगा। गुड मॉर्निंग पापा, बेटा ट्रिप खत्म करो और जल्दी घर वापस आ जाओ, यहाँ बहुत जरूरी काम आ गया है और तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। फोन रखते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ओह शिट, मैंने तो पूरी इंडिया ट्रिप प्लान कर ली थी और यार शुरू होते ही खत्म हो गया। सच बताओ तो मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था, पापा का इंपॉर्टेंट काम कूलर में पानी भरना या बिजली का बिल भरना ना हो। लेकिन जॉब रिजाइन करने के बाद एक चीज समझ में आई, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। अभी नहीं घूमा तो शायद कभी नहीं घूम पाऊंगा। वैसे मेरे इंडिया ट्रिप का टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो अभी स्टार्ट हुआ है। इस बार मैं घर वापस जा रहा हूँ, लेकिन बॉस पिक्चर अभी बाकी है। ये व्लॉग अपलोड होगा, मैं फिर निकल जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा ये तो मुझे भी नहीं पता।